हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक इंसान और एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते हमारी रियल लाइफ एंड कम्युनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म। अक्सर समाज में लोग इस टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं या शर्माते हैं, झिझकते हैं। लेकिन बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट हमें इसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझना है, ताकि हम खुद भी जागरूक रहे और अपने पेशेंट को भी सही काउंसलिंग कर सके और कम्युनिटी में हम अवेयरनेस ला सके। तो चलिए आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपन इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। तो डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जैसे इसमें है प्यूबर्टी हो गया, मेनार्की हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, मेनोपॉज हो गया। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है? प्यूबर्टी मीन्स होता है शुरुआत, ठीक है। प्यूबर्टी इन गर्ल्स स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 12 years, leading to physical changes like breast development एंड हेयर ग्रोथ इन द जेनाइटल एरिया। ठीक है, जब एक बच्ची 11 से 12 साल की उम्र में पहुंचती है तो उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का विकास होना और जेनाइटल एरिया में बालों का आना। उसे ही क्या कहते हैं? उसे अपन प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, प्यूबर्टी सिंपल सा है कि लड़कियों में 11 से 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी आती है। इसके बाद शरीर में शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का विकास होना और जेनाइटल एरिया में बालों का आना। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है मेनार्की। मेनार्की को हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल लाइफ। ठीक है, जीवन में पहली बार मासिक धर्म शुरू होने की घटना को मेनार्की कहते हैं। ठीक है, मेनार्की किसे कहते हैं? जब पहली बार पीरियड आता है उसी को हम बोलते हैं मेनार्के। दिस रिप्रोडक्टिव फेज जनरली लीड फ्रॉम 12 to 15 years ऑफ एज। ये रिप्रोडक्टिव फेज सामान्यतः कब से स्टार्ट होती है, कब तक चलती है? ये 12 से 50 साल की उम्र तक चलता है। तो मेनार्की क्या होता है? सिंपल सा याद रखो, पहली बार पीरियड आने को मेनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? मेनोपॉज। व्हेन मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप परमानेंटली, यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 55, इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। जब 50 से 55 साल की उम्र में जब पीरियड हमेशा के लिए अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, पॉज मतलब समझ जाओ कि स्टॉप होना। ये कब होता है? ये 50 से 55 साल की उम्र में होता है, जब पीरियड हमेशा के लिए अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, तो उसी को ही कहते हैं मेनोपॉज। देंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेलुलर डिब्रिस फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ये जेनाइटल ट्रैक्ट से होने वाला ब्लड एंड जो सेलुलर डिब्रिस होते हैं, टिश्यू एंड सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के, उनका पीरियोडिक डिस्चार्ज होना ही मेंस्ट्रुएशन। इज द ब्लड डिफरेंट। खून अलग क्यों होता है? आप जब पीरियड आता होगा ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर होता होगा कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसका ब्लड अलग क्यों होता है, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसका ब्लड अलग क्यों होता है।
तो इसको अपन समझते हैं कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अलग क्यों होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ब्लीडिंग caused by an injury because it also contains tissue and cells from the broken inner lining of the uterus यानी इंडोमेट्रियम। मासिक धर्म का स्राव जो होता है वो सामान्य चोट वाले खून से अलग होता है बिकॉज इसमें सिर्फ खून ही नहीं बल्कि यूट्रस के अंदरूनी परत इंडोमेट्रियम के टूटे हुए टिश्यू एंड सेल्स भी होते हैं। इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड अलग होता है एंड नॉर्मल ब्लीडिंग अलग होती है। सिंपल सा है कि नॉर्मल ब्लीडिंग में सिर्फ ब्लड आते हैं एंड जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड के साथ साथ टिश्यू एंड सेल्स भी होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट होता है। ओके, तो यही डिफरेंस है, इसमें सिर्फ ब्लड रहेगा और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी उसमें ब्लड के साथ साथ टिश्यू एंड सेल्स होंगे। तो ये अब कभी भी डाउट आए आपके दिमाग में या आपके आसपास किसी को, तो ये आप नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी अवधि कितनी होती है, कितने दिन की होती है, ये इसमें अपन को देखना है। द नॉर्मल साइकिल इज ऑफ 28 डेज। ये क्या होती है, जो नॉर्मल साइकिल होती है वो कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, डाइट एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इट कैन वेरी बिटवीन 21 to 35 डेज। लेकिन वातावरण के तापमान, जो हमारे इन्वायरमेंट का तापमान हो गया या डाइट हो गई जो हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है, एंड हार्मोनल के असंतुलन की वजह से ये जो अवधि होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकती है। ठीक है, अगर 21 से कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम में हो सकता है, अगर 35 डेज से ऊपर होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर 21 एंड 35 के बीच में पीरियड्स आता है तो वो क्या माना जाएगा, वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट होता है वो 28 डेज होता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल क्या होती है, नॉर्मल साइकिल 28 डेज होती है। लेकिन अगर उसका रेंज पूछा जाए तो 21 to 35 डेज। ओके, 21 to 35, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। बहुत सारी लोग होती है जो सोचती हैं कि पीरियड्स में दर्द हो रहा है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। चलो इसको अपन देखते हैं। कॉजेज ऑफ पेन, पेन के कारण क्या है। ड्यूरिंग पीरियड द एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक एंड द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल इट। This contraction cause pain in the abdomen, lower back and head, sometime accompanied by swelling. पीरियड्स में दर्द होता क्यों है, दर्द का कारण क्या है। पीरियड्स के टाइम गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो टूटती है, जिसे बाहर निकालने के लिए जो यूट्रस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, सिकुड़ता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन से, इसी सिकुड़न की वजह से पेट में, कमर में और सर में दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है। तो अगर अब आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। पीरियड्स में दर्द इसलिए होता है कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो टूटती है और उसी लेयर के जो सेल टिश्यू होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारी यूट्रस होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है। और जब इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसको बाहर निकालने में जो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है उसकी वजह से पेट में, कमर में, सर में दर्द होता है और कभी कभी क्या होता है कि पेट में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि जो पीरियड्स हो रहा है, पीरियड्स में जो दर्द हो रहे हैं उस दर्द से राहत पाने के लिए उपाय कौन कौन से उपाय हैं जो पीरियड के दर्द से राहत मिले। ठीक है,
तो फर्स्ट उपाय क्या है, गर्म पानी से सेकाई करना है। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में तो वहां पे क्या करना है, गर्म पानी से सेकाई करो। सेकंड जो है उपाय, वो अदरक वाली चाय पीनी चाहिए, इससे भी क्या होगा, आपको दर्द में आराम मिलेगा। नेक्स्ट उपाय जो है, हल्के योगासन करने चाहिए। हल्के योगासन करने से जो हेडेक हो रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो उपाय है, हल्की एक्सरसाइज या वॉक करो। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि आप पूरा इधर उधर करो, आपको हल्की एक्सरसाइज करना है और थोड़ा बहुत चलना है, जिससे जो आपका कमर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, इन सब में आपको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। ये नहीं है कि पीरियड्स आया उसमें आप बहुत सारे मसाले तेल वाला यूज करके खाओ, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचना है। तो ये कुछ उपाय है जिसको आप फॉलो करके पीरियड्स के दर्द को आराम पा सकते हैं, ठीक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों में बदलाव। तो फर्स्ट किस में डिस्कस करेंगे, यूट्रस यानी गर्भाशय। आफ्टर 5 days of bleeding, the uterus start preparing itself for a potential pregnancy next month. Proliferation. The inner endometrium layer start thickening again. 5 दिन की ब्लीडिंग के बाद यूट्रस खुद को अगले महीने की संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने लगता है, जिसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। अंदर के एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो फिर से मोटी होने लगती है। देखो, जब 1 से 5 days ब्लीडिंग होती है तो जो हमारे यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसके वो क्या होता है, टूटकर बाहर आ जाता है। ठीक है। तो वो पतला हो जाता है। लेकिन जब 5वें दिन के बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है। प्रोलिफरेशन में फिर से वो तैयार होने, और जो प्रोलिफरेशन होने लगता है तो जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो फिर से मोटा होने लगता है। ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, जो एंडोमेट्रियम थिकनेस क्यों होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ की जो संभावित प्रेगनेंसी है उसके लिए रेडी होता है, रेडी फॉर प्रेगनेंसी। तो ब्लीडिंग हुआ डे 1 to 5 days ब्लीडिंग हुआ। आफ्टर 5 days के बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है। और प्रोलिफरेशन के बाद क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो ठीक होने लगती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर मोटी होती है। उसके बाद क्या होता है, रेडी फॉर प्रेगनेंसी। जब वो एंडोमेट्रियम लेयर मोटी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, जो उसको संभावित है कि अगले महीने प्रेगनेंसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है। अंडाशय में क्या चेंजेस होते हैं। मीनवाइल फॉलिकल्स स्टार्ट फॉर्मिंग इनसाइड द ओवरी, इनसाइड विच द ओवम एग मेच्योर। इसी बीच क्या होता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स जो होते हैं वो बनने शुरू होते हैं। और जब वो फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं जिनके अंदर अंडा यानी कि ओवम जो होता है वो मेच्योर होता है। ठीक है। फॉलिकल्स बनेंगे और फॉलिकल्स के अंदर जो ओवम रहेगा, अंडा रहेगा, वो मेच्योर होगा। नेक्स्ट चेंजेस देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब। When the mature egg is released from the ovary, the fallopian tube catch it. The egg wait there for 1 to 2 days for a sperm. जब अंडा मैच्योर होकर ओवरी से निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसे कैच कर लेती है। वहां वो अंडा जो होता है, ओवम होता है, वो क्या करता है, 102 दिन तक स्पर्म का इंतजार करता है। ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब से यहाँ ये है ओवरी, ओवरी से एग मैच्योर होके बाहर आया। ठीक है। और वो रिलीज होके कहाँ पे आया, फैलोपियन ट्यूब में आया। फैलोपियन ट्यूब उसे कैच कर ली और वहां पे ये जो एग है, जो ओवम है वो 1 से 2 दिन तक इस मतलब इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का इंतजार करेगा। ठीक है।
तो सिंपल सा है कि ओवरी अंडाशय में क्या चेंजेस होता है, फॉलिकल्स बनते हैं और जो अंडा होता है, ओवम होता है, वहां पे मैच्योर होता है। नेक्स्ट जो है फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस होता है कि जो एग होता है वो मैच्योर होके रिलीज होता है, ठीक है, और रिलीज होके वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब उसको कैच कर लेती है और 1 से 2 दिन तक वहां पे स्पर्म का इंतजार करता है। फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं हिंदी में निषेचन, ठीक है। इफ अ sperm meet the egg, a zygote is formed and the development of the baby pregnancy begin in the uterus, ठीक है। जो जो ओवम था वो फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा था, यदि शुक्राणु वहां पे आके मिल जाता है तो क्या बनेगा, जायगोट बनता है और यूट्रस में बच्चे का विकास यानी प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, ठीक है। ये स्पर्म है और ये स्पर्म आया वहां पे एक से मिला, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, जायगोट बन जाएंगे और ये जायगोट फिर क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। जो जिसे एम्ब्रियो जो बनेगा उसमें क्या होगा, बच्चे का विकास होगा और उसी को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, मासिक स्राव। इफ नो स्पर्म इज फाउंड, द एग इज एक्सपेल एंड द प्रिपेयर्ड एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। यदि शुक्राणु नहीं मिलता, वो स्पर्म यदि नहीं मिलता है तो क्या करेगा, वो अंडा बाहर निकलेगा और गर्भाशय की तैयार की गई एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो टूट कर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी, ठीक है। देखो ये है ओवरी, यहाँ पे क्या हुआ, ओवम जो है वो मेच्योर हुआ, फिर यहाँ से मेच्योर होके वो रिलीज हुआ, वो रिलीज होके कहाँ पे आया, फैलोपियन ट्यूब में आया। यहाँ पे 1 से 2 दिन तक वो स्पर्म का वेट करेगा। अगर स्पर्म आएगा तो वो क्या किसमें डेवलप हो जाएगा, जायगोट में बन जाएगा, ठीक है, जायगोट में बन जाएगा। फिर वो यहाँ पे आके यूट्रस में आके वो इम्प्लांट हो जाएगा और यहाँ एम्ब्रियो का रूप लेके मतलब बेबी बेबी में डेवलप हो जाएगा और प्रेगनेंसी में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो एग है ये मेच्योर हुआ और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आया, ठीक है, ये 1 से 2 दिन तक इंतजार कर रहा और यहाँ से जो स्पर्म उसको नहीं मिलता है, ये शुक्राणु नहीं मिलता है, तो वो अंडा जो होगा, वो ओवम जो होगा वो क्या होगा, फिर बाहर निकल आएगा और गर्भाशय की जो तैयार की गई एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसी के साथ टूटकर ब्लड के रूप में वो बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, शुक्राणु प्लस अंडा जायगोट बनाएंगे और ये जायगोट फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी शुरू होती है, गर्भावस्था शुरू होती है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, शुक्राणु नहीं मिलने पर अंडा बाहर निकलेगा और उसके बाहर निकलने से एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो टूटेगी और जो एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी तो वहां पे फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मासिक चक्र के जो चरण कितने चरण में होते हैं, तो जो मासिक चक्र होता है वो 4 फेज में होता है, ठीक है। कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है। फर्स्ट जो रहेगा मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने से कितने दिन तक होगा, 0 से 5 दिन, ठीक है। वो कितने दिन से कितने दिन तक रहेगा, 0 से 5 दिन तक रहेगा। इसमें क्या होता है कि द एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन एंड ब्लीडिंग अकर्स थ्रू द वेजाइना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यूट्रस की वो टूटती है और वेजाइना के माध्यम से ब्लीडिंग होता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो 0 to 5 डेज का होगा। नेक्स्ट फेज जो होगा फॉलिकुलर फेज होगा। फॉलिकुलर फेज कब से कब तक होता है, ये 5 से 14 दिन के बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन एंड फॉलिकल मैच्योर इन द ओवरी। यूट्रस की लेयर जो होती है फिर से तैयार होना शुरू होती है, मतलब सॉरी फिर से तैयार होना शुरू होती है और ओवरी में फॉलिकल मैच्योर होते हैं।
ये चक्र जो होता है कितने दिन तक होता है? 28 दिन तक होता है, लेकिन हर महिला में 21 से 35 दिन के बीच का हो सकता है। नेक्स्ट फेज है, लास्ट फेज, फोर्थ, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज जो होता है वो कितने दिन तक होता है? वो 15 से 28 दिन के बीच में होता है। इसमें क्या है? आफ्टर द एग इज रिलीज द रिमेनिंग एम्पटी पार्ट इन द ओवरी टर्न इनटू द कॉर्पस लूटियम विच रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, अंडा निकल जो एग था वो उसके निकलने के बाद ओवरी में जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो कॉर्पस लूटियम में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से निकला हुआ था वो फिर उस किसमें चेंज हो गया? वो कॉर्पस लूटियम में चेंज हो गया, जो क्या करेगा? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो इसको समराइज करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है? 0 से 5 डेज का होता है। फॉलिकुलर फेज जो होता है वो 5 से 14 दिन का होता है। ओवुलेशन फेज जो होता है वो 14 से 15 दिन का होता है। एंड ल्यूटियल फेज जो होता है वो 15 से 28 दिन का होता है। और ये पूरा चक्र लगभग 28 दिन का होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है तो फिर से क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होगा इसका ये सब ब्रेक मतलब इस डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम के सेल्स टिश्यू होते हैं वो डेड होने लगेंगे और फिर से क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल नियंत्रण जिसे कहते हैं। ठीक है, हमारी पूरी साइकिल को कंट्रोल करने में हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमारी पूरी साइकिल को कंट्रोल करने में जो हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एक होता है एफएसएच, दूसरा होता है एलएच। ठीक है, एफएसएच जो होता है ये पहला हार्मोन है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड द एग इन द ओवरी। ये क्या काम करता है? इसका मुख्य काम होता है ओवरी में मौजूद फॉलिकल एंड एग का विकास करवाना होता है, डेवलपमेंट करवाना होता है। जैसे किसी पौधे को उगाने के लिए खाद पानी चाहिए होता है, वैसे ही ओवरी के अंदर अंडे को मेच्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? एफएसएच की होती है। ठीक है, तो ये ओवरी में फॉलिकल और अंडे का विकास करवाता है। नेक्स्ट जो हार्मोन्स है वो है एलएच, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट्स लेवल इज हाईएस्ट ऑन द 14th डे LH surge. It main function is to release the egg ovulation and convert the remaining part into the corpus luteum. क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन शरीर में LH हार्मोन्स का लेवल सबसे पीक लेवल पर पहुंच जाता है। इसी को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? LH सर्ज कहते हैं। ठीक है, LH सर्ज किसे कहते हैं? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन LH हार्मोन्स का लेवल सबसे पीक लेवल पे पहुंच जाए तो उसे LH सर्ज कहेंगे। LH सर्ज का जो मेन काम होता है वो ओवरी यानी अंडाशय में जो मेच्योर एग होते हैं उसको बाहर निकालना होता है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और अंडा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलती है तो उस प्रक्रिया को पूरा ओवुलेशन कहते हैं। अंडा रिलीज होने के बाद
फॉलिकल का जो खाली हिस्सा ओवरी में बच जाता है, ये देखो, ये यहाँ पे एग रिलीज हो गया और फॉलिकल का जो ये हिस्सा बच जाता है, एलएच जो होता है उससे उससे कॉर्पस लूटियम में बदल देता है। ठीक है, और ये कॉर्पस लूटियम का क्या काम होता है, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, हैपन ओवरियन हार्मोन्स यानी अंडाशय के हार्मोन्स। ठीक है, किसके हार्मोन, अंडाशय से निकलने वाले मुख्य हार्मोन। ओवरी से क्या होते हैं, दो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन हो गया, सेकंड जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, सेकंड कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। एस्ट्रोजन जो होता है ये इंक्रीज इन फॉलिकुलर फेज, ये चक्र के पहले हिस्से यानी फॉलिकुलर फेज में तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये गर्भाशय यानी यूट्रस की जो अंदरूनी परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, उसे मोटा और मजबूत बनाकर तैयार करता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये फॉलिकुलर फेज में बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसका जो मेन काम होता है ये यूट्रस के जो इनर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसे मोटा और मजबूत बनाता है। जैसे कि मेहमान के आने से पहले घर में बिस्तर लगाया जाता है, वैसे ही एस्ट्रोजन जो होता है गर्भाशय की दीवार को मोटा करके इम्ब्रियो के ठहरने की तैयारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन के बाद बचे हुए कॉर्पस लूटियम से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। इट इज रिलीज बाय द कॉर्पस लूटियम एंड इज आल्सो कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को ही प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, 15 से जो 28 दिन का फेज होता है ल्यूटियल फेज, इट स्ट्रेंथ द यूट्रस टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन में ये प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए यूट्रस को मजबूत करता है। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पस लूटियम से होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को और किस नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मोटी हो चुकी एंडोमेट्रियम लेयर को संभाल कर रखता है, उसको मेंटेन रखता है एंड यूट्रस को मजबूत बनाता है, जिससे अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो गर्भाशय उसे सुरक्षित रख सके। ठीक है, इसका ये मेन काम होता है। तो ये सिंपल सा याद रखो, जो एस्ट्रोजन होता है ये फॉलिकुलर फेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका जो मेन काम होता है एंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करना, मोटा करना, बिल्डअप करना होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है ये कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। ये ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन में क्या होता है, ये उस सिक्रीट होता है उसके बीच में। इसका जो काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का, ये यूट्रस को मजबूत रखना और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे ओवरियन हार्मोन्स। नेक्स्ट इसका फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, अंतिम परिणाम क्या होगा। बाय द 28 days, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट occurs, द कॉर्पस लूटियम degenerate corpus albicans. As it degenerates, the level of all hormones LH, FSH, estrogen, progesterone suddenly drop. With the removal of hormonal support, the endometrium break down एंड ब्लीडिंग बिगिन अगेन। ठीक है, 28वें दिन तक क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम जो होता है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और इसके नष्ट होते ही सभी हार्मोन्स जो होते हैं, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इन सब का लेवल क्या होगा, अचानक से गिरने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा।
ड्रॉप हो जाता है। और जब हार्मोन्स गिर जाएगा तो उसका सपोर्ट क्या होगा, हट जाएगा। और उसका सपोर्ट हटते ही एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है फिर से टूट जाती है। और जब वो टूट जाती है तो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। क्लास, अब तक हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सोसाइटी का नजरिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी हेल्थ, सामाजिक भ्रांतियां, जागरूकता और सामुदायिक स्वास्थ्य। अक्सर हमें लगता है कि पीरियड्स या मासिक धर्म सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का टॉपिक है, राइट? यही लगता है ना? पर स्क्रीन पर देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा है मेंस अवेयरनेस। क्या लिखा हुआ है? मेंस अवेयरनेस, यानी पुरुषों की जागरूकता। ठीक है, पुरुषों की जागरूकता क्यों लाना है? क्योंकि उनकी अज्ञानता को दूर करना है। अक्सर समाज में मासिक धर्म को लेकर झिझक या भ्रांतियां होती है। देखते होंगे ना, बहुत सारे लोगों में बहुत झिझक होता है। लड़कों और पुरुषों को भी इसकी सही और वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों एंड पुरुषों को भी होना चाहिए, जिससे वो अज्ञानता और अंधविश्वास की वजह से महिलाओं के प्रति गलत धारणाएं ना बने और न ही कोई गलत कदम उठाए, जैसे शक या अज्ञानता के आधार पर हिंसा उठाया जाता है। जब उनको सही जानकारी रहेगी तो वो क्या करेंगे, शक नहीं करेंगे। ठीक है, जब पुरुषों को सही जानकारी होगी तो वो अपने परिवार और समाज की महिलाओं की शारीरिक व मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और जब समझेंगे तो उनको सहयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो नीचे यहाँ लिखा हुआ है ना, नॉलेज ब्रेक माइथ, मीन्स क्या होगा, सही ज्ञान सामाजिक भ्रांतियों और अंधविश्वासों को तोड़ता है। सेकेंड है रिस्पेक्ट बिल्ड रिलेशनशिप, समझ से रिश्तों में आपसी सम्मान और भरोसा बढ़ेगा। नेक्स्ट है सपोर्ट क्रिएट ए बेटर सोसाइटी, परिवार और समाज का साथ एक बेहतर माहौल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी प्रोमोट हार्मोनी, इसमें क्या होगा, जब पुरुष संवेदनशील होंगे तो समाज में सौहार्द बढ़ेगा। टुगेदर फॉर ए हेल्दी कम्युनिटी। अब हम हाइजीन और स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, सैनिटरी पैड्स एंड यूट्रस कैंसर। ठीक है, किस पे बात करेंगे, सैनिटरी पैड्स एंड यूट्रस कैंसर का संबंध कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि गंदे कपड़ों का इस्तेमाल और गंभीर खतरा, ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर बार बार गंदे या अस्वच्छ कपड़ों का उपयोग करती हैं। इससे क्या होता है, इससे बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं और जिससे सीधे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी पेल्विक इन्फेक्शन और आगे चलकर ये यूट्रस गर्भाशय कैंसर का गंभीर खतरा बन जाता है। इस गंभीर इन्फेक्शन और कैंसर के खतरे से बचने के सबसे सरल और प्रभावी उपाय है स्वच्छ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना। महिलाओं को अस्वच्छ तरीकों को छोड़कर साफ पैड अपनाने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। वो गंदा कपड़ा जो है उसको छोड़ के स्वच्छ सैनिटरी पैड यूज करेंगी तो उससे क्या होगा कि पीआईडी और जो यूट्रस कैंसर होने से जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, फर्स्ट आप इसमें लिखा आपका, देखो, डर्टी क्लॉथ। डर्टी क्लॉथ जो होता है बहुत खतरनाक होता है, गंदा कपड़ा अस्वच्छ और असुरक्षित है जो सीधे इन्फेक्शन पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लीन सैनिटरी पैड यानी स्वच्छ सैनिटरी पैड। स्वच्छ सैनिटरी पैड जो होता है वो बैक्टीरिया से बचाव कराता है, हमें वो सेफ रखता है और हेल्दी प्रोवाइड रखता है। ठीक है, सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पीआईडी एंड यूट्रस कैंसर।
पीआईडी और यूट्रस कैंसर से सुरक्षा। सही पैड का इस्तेमाल महिलाओं को गंभीर बीमारियों और कैंसर के खतरों से दूर रखता है। ठीक है, नीचे आपका ये दिया हुआ है, देख लो। क्लीन टुडे हेल्दी टुमारो। हाइजीन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि बीमारियों से सुरक्षा की ढाल है। स्वच्छता अपनाए, सुरक्षित रहे। तो ये जागरूकता क्या है, लोगों में लाना है। जो महिलाएं, जो लड़कियां इससे मतलब झिझकती हैं, शर्म करती है बात करने में, उनको क्या करना है, जागरूक करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही व्यवहारिक सामाजिक मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। पैड्स खरीदने और कपड़ों पर दाग लगने का झिझक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेजिटेशन इन बाइंग पैड्स एंड स्टेन, यानी पैड्स खरीदने और दाग लगने पर झिझक। जिस तरह बीमार होने पर दुकान से दवाई खरीदना सामान है, वैसे ही सैनिटरी पैड्स खरीदना महिलाओं के लिए हेल्थ एंड हाइजीन के लिए आवश्यक है। इसे अखबार या काले पॉलीथीन में छिपाकर खरीदने की झिझक खत्म होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्या है, अगर सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज या सड़क पर किसी महिला या किसी लड़की के कपड़े खराब हो जाते हैं, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे में समाज का काम मजाक उड़ाना नहीं बल्कि संवेदनशील और मदद की भावना दिखाना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाओ। जैसे लिखा है यहाँ पे, मेडिकल नेसेसिटी एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। ये शौक नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता स्वच्छता की बुनियादी जरूरत है। नेक्स्ट है, नो सेम बाय विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, झिझक को शर्म को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ पैड्स खरीदे, बिना किसी शर्म के। नेक्स्ट है, स्टेन हाइपेन इट्स नेचुरल डोंट जज। ठीक है, इसमें क्या करना है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको जज नहीं करना है। जब हम सामाजिक झिझक को खत्म करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण होगा।